रिस्पिरेशन, ये टर्म कुछ ऐसा है कि जब हम लोग रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है ब्रीदिंग, सांस लेना सांस छोड़ना, जो कि ये तो नहीं कह सकते कि इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट ब्रीदिंग इज डिफरेंट एंड रिस्पिरेशन इज डिफरेंट। जैसे ब्रीदिंग दैट इज द फिजिकल प्रोसेस, लेकिन रिस्पिरेशन जो है ये केमिकल प्रोसेस है। तो ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ द रिस्पिरेशन बट नॉट द रिस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि व्हाट इज रिस्पिरेशन। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में ये लिखा होता है कि द बर्निंग ऑफ फूड टू लिबरेट द एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। इसको एक तरह से डिफाइन किए। फिर हम लोग कह सकते हैं कि रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड और फूड इज बर्न्ड, ऑक्सीडाइज्ड और बर्न्ड टू लिबरेट द एनर्जी। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस याद करें तो फोटोसिंथेसिस हम लोग डिफाइन कर रहे थे कि दैट वाज एनाबॉलिक रिएक्शन, और उस समय मैंने ये बताया था कि रिस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। उसका इक्वेशन भी जस्ट रिवर्स है रिस्पिरेशन का। तो हम लोग यहाँ देखें सबसे पहले जो टर्म था, तो अगर फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक था देन रिस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब कैटाबॉलिक हो गया तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया अपने आप में। तो इस केमिकल रिएक्शन में या इस कैटाबॉलिक में क्या था, तो एनाबॉलिक था दैट इज द काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक इज द काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि एक कंपाउंड और एक लार्ज कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल कंपाउंड्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स टू एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो फूड किसे कह रहे हैं? फूड यहाँ पे डजंट मीन कि वो डायरेक्ट रोटी या चावल नहीं, बल्कि यहाँ पर फूड कहने का मतलब है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, दिस इज द ऑक्सीडेशन। एंड ये चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि ये रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो ये क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ATP के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। सो नाउ विल सी कि दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड दिस इज द बर्निंग। अब हम लोग जब बर्निंग की बात करते हैं तो ब्रेन में सबसे पहले इमेज आता है कि कुछ फ्लेम्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द मटेरियल, जो भी मटेरियल जल रहा है उससे फ्लेम निकल रहा है, हीट निकल रहा है, मे बी साउंड भी निकल सकता है हम अगर अपने चारों ओर देखें तो उस बर्निंग में और इस बर्निंग में थोड़ा सा का फर्क है। यहाँ भी क्या, तो बर्निंग क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन नथिंग विल बर्न। तो इसलिए जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसको हम लोग बर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मींस वी कैन से द फूड इज बर्निंग and liberating the energy along with the carbon dioxide and water. So now we'll see the burning, the differences between burning and respiration. That is called combustion. Burning is also called combustion. So respiration occurs inside the cell, combustion occurs outside the cell. यानी कि वो हमारे चारों और हमारे सराउंडिंग्स में हम किसी भी चीज को जब जलाते हैं, that is called combustion. That is called burning. वो क्या है, वो हमारे सेल्स के अंदर नहीं, वो हमारे सेल्स के बाहर में है। जबकि रिस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है। हम लोग ये भी कह सकते हैं दिस इज द सेलुलर रिस्पिरेशन, दिस इज द सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी कि हम लोग सेल के अंदर के रिस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कंबशन जो है दैट इज द फास्ट रिएक्शन। हम बाहर में अपने आसपास जब भी किसी चीज को जलाते हैं वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी आपको पकड़ लेता है, वो जल्दी ही जलकर राख बन गया, बुझ गया, उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन ये जो है दिस इज द स्लो प्रोसेस। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन दैट द कंबशन इज द फास्ट रिएक्शन, respiration is the slow reaction. Next, during the combustion the heat energy, light energy and even sound energy may be released. लेकिन respiration के दौरान heat energy तो निकलती है but sound energy वो नहीं निकलती, light energy वो भी नहीं निकलती, only heat energy निकलती है। यानी कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है that was maintained by this respiration. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कंबशन और रिस्पिरेशन के दौरान।
वहां पर आप कुछ भी जलता है, कंबशन में कोई भी चीज जो है वो जलता है, कोई भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वो जलता है, लेकिन रिस्पिरेशंस में ओनली ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, ओनली ग्लूकोज इज बर्निंग एंड लिबरेटिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आगे हम लोग देखेंगे कि एटीपी क्या है। सो फाइनली respiration is a catabolic process in which food is oxidized to liberate the energy in the form of ATP. Now इसका रिएक्शन हम लोग देख ही लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, ये दो तरह का होता है। यहाँ पर मैं चूंकि थोड़ा सा उसमें क्या कहेंगे कॉम्प्लिकेशंस है, दोनों एक ही है, स्टार्ट दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होता है, लेकिन आगे जाकर वो बढ़ जाता है। तो मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट प्रोसेस से, उसके बाद मैं बता दूंगी कहाँ तक वो एरोबिक होगा, कहाँ तक वो एनारोबिक होगा। एरोबिक रिस्पिरेशन मीन्स the burning of food in presence of the abundant or the optimum oxygen, while anaerobic respiration, that is the burning of food or when the food is ऑक्सीडाइज्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और या तो उसमें कमी हो या ऑक्सीजन ना हो, तो उस टाइम में जब फूड जो है वो एनर्जी को रिलीज करता है तो उसे हम लोग कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। सो दोनों प्रोसेस जो है, ठीक है, इस साइड हम लोग लिखते हैं एरोबिक और एनारोबिक। ओके, द प्रोसेस स्टार्ट्स, यानी कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का सबसे पहले होता है स्प्लिटिंग, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हमने डाइजेशन चैप्टर्स में इसको डिफाइन किया था, बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग दैट द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, सिंपल। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो टूटता है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, चूंकि ये सारा काम जो है वो सेल के अंदर हो रहा है, तो यानी कि अभी अभी डाइजेशन हुआ था, फूड जो है वो ब्लड जो है वो कैरी करके वो पूरे सेल को, बॉडी का जितना भी सेल है सभी को वो ये ग्लूकोज जो है वो दे दिया। तो ये सेल, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है सपोज, और यहाँ पर जो है ये फ्लूइड मटेरियल दैट इज द मैट्रिक्स, और ये ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये टूट रहा है, तो द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज दैट इज ग्लाइकोलिसिस, इट हैपेंस इन द मैट्रिक्स ऑफ द सॉरी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रहा है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग अगर डिफरेंसेस में कहें देखें अगर, so it occurs in the cytoplasm of the cell। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का जो स्प्लिटिंग हो रहा है, तो ये ग्लूकोज का स्प्लिटिंग जो है मींस ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन इनटू पायरुविक एसिड and 2 ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक ग्लूकोज जो है, 1 molecule of glucose giving 2 molecule of pyruvic acid and 2 ATP। एक्चुअली बनता है 4 ATP, यानी कि इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान 4 ATP बना, लेकिन इसके टूटने में 2 ATP कंज्यूम हो गया। तो जब हम लोग टोटल नेट गेन देखेंगे तो क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2 ATP का। इसलिए जब भी हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे 2 ATP का, 4 ATP की बात नहीं करेंगे। 4 ATP बना था लेकिन उसमें से 2 कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया, और अब जो हम लोग के पास नेट गेन बचा है ग्लाइकोलिसिस का, उसको हम लोग कहेंगे इट इज 2 ATP। अब जो है यानी कि पायरुविक एसिड जो है वो बनकर रेडी है। ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज कॉमन इन एरोबिक एज वेल एज इन एनारोबिक प्रोसेस और रिएक्शन, दोनों में ये कॉमन है, दोनों यहीं से स्टार्ट होता है। बंटवारा दोनों का कहां से हुआ ये हम लोग देखें। पायरुविक एसिड जो है, यानी कि ये पायरुविक एसिड यहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में है। तो ये पायरुविक एसिड अब क्या करना चाहेगा, ये इन करना चाहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में।
अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में इन कर गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में इन नहीं कर पाया, यानी कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, वो बगैर ऑक्सीजन का ही ब्रेक कर गया पायरुविक एसिड, सो दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग पहले यहाँ देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह से होता है। एक है कि ये यहाँ प्लांट में हुआ, ठीक है, और ये यहाँ पर एनिमल में, दोनों में ये अलग अलग तरीके से होगा। यानी कि ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सका, ये इसी साइटोप्लाज्म में टूट गया। तो अगर वो प्लांट में टूटेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, एंड दिस पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस carbon dioxide in plant, while in animal it is broken down into lactic acid, lactic acid। तो ये एक कंडीशंस में होता है। वो कंडीशंस क्या होगा, तो जब कभी भी हम लोग थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, जब कभी भी कर लेते हैं, और बॉडी नोइंगली एंड अननोइंगली, विलिंगली और अनविलिंगली हमारा बॉडी एनारोबिकली रिस्पायर करता ही है, और जब एनारोबिकली रिस्पायर करता है तब फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का। यानी कि आप बहुत देखते हो दिन भर आप काम करते हैं और फाइनली रात तक आते आते आप थक जाते हो, कोई भी होता है वो थक जाता है, मीन्स कि दिन भर में उसका जो ये बॉडी जो है वो एनारोबिकली कहीं ना कहीं रिस्पायर किया है, बॉडी में माइल्ड, ठीक है, किसी पार्टिकुलर लोकेटेड या उसका कोई लोकेशन नहीं है कि पार्टिकुलर लोकेशन में लैक्टिक एसिड जमा हुआ, लेकिन माइल्ड जो है थ्रू आउट लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो हम लोगों को टायर्डनेस देता है, और कुछ क्या कहते हैं ऑक्सीजन का भी जो है वो एक्सचेंज नहीं हो पाता, वो हम लोग उसके बाद में देखेंगे। ओके, तो ये लैक्टिक एसिड जब हम लोग सपोज कि आप सडनली आपके स्कूल्स में अनाउंस हो जाए कि स्पोर्ट्स मीट है, आप स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करना शुरू कर दोगे, अगर आप रनर हो तो आप जो है दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू करोगे, या मार्च पास्ट के लिए आप प्रैक्टिस शुरू करोगे। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट डे जब आप करते हो, सेकेंड डे आपको स्पेशली आपके लेग के बैक साइड्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कुछ और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की हो तो जिस ऑर्गन का इस्तेमाल होता है एक्टिविटीज में, वही ऑर्गन जो है वो पेनफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के मसल्स ने एनारोबिकली रिस्पायर कर लिया। क्यों? क्योंकि जब आप काम कर रहे थे तो आपका बॉडी डिमांड कर रहा था ऑक्सीजन का, ठीक है। सपोज कि यहाँ पर पायरुविक एसिड जो है वो 50 पायरुविक एसिड था, 50। आप जो है आप हम लोग देखते हैं, नोटिस करते हैं जब काम करने के टाइम में हम लोग का ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, क्योंकि हम लोग को अंदर से मैसेज आया है कि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जितना ऑक्सीजन हम लोग भेज पाते हैं, सपोज कि हम लोग बहुत कोशिश किए और हम लोग जो है वो 30 ऑक्सीजन भेज पाए, यानी कि 50 पायरुविक एसिड में से 30 पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में गया, तो उसके हिसाब अभी नहीं करेंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन उसमें से 20 पायरुविक एसिड जो है वो इस साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक करके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन किया। तो इससे क्या हुआ कि उस ऑर्गन में, उसके मसल्स में, उसके मसल्स के सेल्स में ये लैक्टिक एसिड बन गया, और वो क्या है अब पेनफुल हो गया। ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि पेन जो है वो हमारा गायब हो जाता है। ये बात रही एनिमल्स के कंडीशंस में। लेकिन प्लांट्स के कंडीशन में क्या होता है कि वो बनाता है इथाइल अल्कोहल और ये कार्बन डाइऑक्साइड। मींस कि अगर कोई प्लांट जिसका नेचर नहीं है कि वो पानी में डूबा रहे, हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि प्लांट गल गया, तो उसका जो रूट है, ठीक है, प्लांट्स का जो रूट है, अगर वो कई दिनों तक अगर वो पानी में डूबा है तो पानी भरने से एयर के बीच का जो सॉइल के बीच का जो एयर है वो क्या होगा, वो तो निकल जाएगा। यानी कि अब जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि गैसेस का जो एक्सचेंज है प्लांट्स में, वो लीफ से भी होता है, स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है। रूट क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होता है उसे वो एब्जॉर्ब करता है वो। लेकिन अगर पानी उसमें चला गया तो एयर क्या होगा, एयर तो वहां से निकल जाएगा, क्योंकि कोई दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, या तो वाटर या फिर एयर। तो एयर निकल जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट बहुत दिनों तक जो है सबमर्ज्ड होता है, तो वो आधा काम तो वो चला रहा होता है क्योंकि उसके पास
पास लीव्स है, स्टेम है, तो वो एक्सचेंज हो जाता है। बट अगर कंटिन्यूअसली और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट नहीं होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, वो गल जाता है। अगर उसमें से सड़ने की महक आती है, ठीक है, तो सड़ने का महक मतलब दैट इज द इथाइल अल्कोहल, उस तरह का जो है उसमें से बदबू आता है। तो दिस इज एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो प्लांट में ये कंडीशन हुआ। एनिमल में मैं एक और एग्जांपल दूंगी इस क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का, कि जब हम लोग देखे एक बहुत ही हमारी कंट्री में चलता है, हमारे कंट्री में एक रेस है दैट इज कॉल्ड मैराथन, ठीक है। इसके पीछे शायद एक स्टोरी है। उस स्टोरी में या पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था कि जो दूत हुआ करता था, मैसेज एक स्टेट से राजा जो वहाँ रह रहा है या एक छोटा मोटा उसका जो जिस पे वो रूल कर रहा है, और वहाँ का इंफॉर्मेशन अगर वो राजा तक उसको पहुँचाना है तो उसके लिए दूत वगैरह जाया करते थे। तो इसकी एक स्टोरी थी कि एक बार इस तरह के कंडीशंस में एक दूत ने जिम्मा उठाया मैसेज को पहुंचाने के लिए, और वो कंटिन्यू दौड़ता रहा। उसके कंटिन्यू दौड़ते दौड़ते वो अपने टारगेट प्लेस पे तो पहुंच चुका, वो इंफॉर्मेशन भी वो डिलीवर कर दिया, लेकिन वहां पे वो गिरा और वो मर गया। तो उसका एक ये भी वजह है कहीं ना कहीं कि उसके बॉडी में कंटिन्यू, चूंकि उसने रेस्ट नहीं लिया, उसने मौका नहीं दिया कि इसको जो है रिप्लेस किया जाए। बॉडी में इसका जब फॉर्मेशन बहुत ज्यादा, एक्यूमुलेशन जब बहुत ज्यादा हो जाए तो ये व्यक्ति की जान भी ले सकता है। और ये कभी कभी हम लोगों के साथ भी हो जाता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो है बॉडी में बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। ओके, सो दिस वाज द एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन की कुछ सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज कहेंगे कि इसके तरह का ही कुछ और भी प्रोसेस जो है, जो हमारे सॉरी नॉट हम अपने नहीं कहेंगे या प्लांट के भी नहीं कहेंगे, लेकिन वो लोअर प्लांट्स में होते हैं या हमारे सराउंडिंग्स में होते रहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये जो हमारे आसपास जो चीजें सड़ती रहती हैं, सड़ती हैं, गलती हैं, उसमें से सड़न की जो महक आती है, जो बदबू आता है, तो एक्चुअली वहां पे बैक्टीरिया है या फंजाई है। वो लोग क्या करता है, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करता है। तो वहां भी अगर वो ग्लूकोज है तो सेम प्रोसेस वहां चल रहा है। फर्क सिर्फ ये है, उस वहां भी जो है ये इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्क ये है कि यहाँ पर ये खुद हो रहा है, मीन्स कि इस प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो एंजाइम ऑलरेडी हमारे बॉडी सॉरी प्लांट के बॉडी में मौजूद है, लेकिन जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहा है वहां पर भी क्या है कि चूंकि फंगस है, बैक्टीरिया है, उनका भी उनके पास एंजाइम्स है और वो उस एंजाइम्स को इस्तेमाल करके उसका वो डिकम्पोजिशन करते हैं। हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन टॉपिक में इसको। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक और हम लोग कहेंगे जैसे बेवरेजेस बनाने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि लोकल एरियाज में लोकल शराब जो बनाते हैं, इसको देसी शराब कहते हैं, उसके लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। फिर बहुत सारे एरियाज में हम लोग देखते हैं कि जो खजूर और ताड़ जो होता है उसके रस को इकट्ठा करके उसको वो फर्मेंट करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि स्पेशली उसमें वो ईस्ट को या फंजाई को डालते हैं फर्मेंटेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो हम लोग जूस निकालते हैं उसका जो रस जो कलेक्ट करते हैं दैट कंटेन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इसका उसमें क्वांटिटी ज्यादा होता है, मीन्स के है तो वो ग्लूकोज, तो उसके मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक करता है और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। इसलिए हम देखेंगे कि उसमें से स्मेल जो होता है वो खट्टा खट्टा स्मेल आता है, दैट इज फॉर द इथाइल अल्कोहल। लेकिन जो लोग देसी शराब बनाने में जो लोग घरों पे बनाते हैं या अपने लोकेलिटी में जो बनता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उसको वो अच्छी तरह से बांध कर धूप में छोड़ देते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन हो और वो ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं न्यूज में पढ़ते हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से लोग मर गए। तो ये जहरीली कैसे हो जाता है? उनका ऑक्सीडेशन जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि कितने टाइम तक उसको ऑक्सीडेशन के लिए छोड़ना है। क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो वो इथाइल अल्कोहल बनाया, यानी कि अल्कोहल बनाया। इसका जब और ऑक्सीडेशन होगा वो एल्डिहाइड बना देगा, उसका भी जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो एसिड बना देगा। तो ये जो एल्डिहाइड और ये जो एसिड वगैरह का जो फॉर्मेशन हो जाता है उसमें,
और जो ऑनर लोग होते हैं उसको अगर वो डिस्पोज न करके वो पब्लिक में बेच देते हैं तो उनके लिए वो जहरीली शराब हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसका इकोनॉमिकल व्यूज में भी इस्तेमाल करते हैं इस फर्मेंटेशन का। इवन जो हम लोग इडली बनता है घरों में, या बेकिंग जो होता है, बेकरीज जो होता है, वहां भी फर्मेंटेशन कराया जाता है। इडली हम देखते हैं कि वो स्पॉन्जी हो जाता है, दे आर फुल ऑफ होल्स, उसमें बहुत सारे छेद पाए जाते हैं, क्योंकि जब उसमें हम ईस्ट को डालते हैं तो वो आटे में मौजूद ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहता है, इसके निकलने की वजह से उसमें होल्स बन जाता है। तो आप देखो कि बेकरी में जो केक है, या हम लोग के यहाँ जो इडली है, जो डोसा वगैरह बनाते हैं, वड़ा बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लाइट होने के लिए, ठीक है, उसको फर्मेंट करते हैं, और फर्मेंट करने के लिए उसमें हम लोग जो है ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर उनका फर्मेंटेशन होता है। सो फर्मेंटेशन इज अ काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन फर्मेंटेशन में क्या होता है, हम पर्पसली एक्सटर्नली ईस्ट या फंजाई को ऐड करते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो नेचुरली, वो प्लांट नेचुरली एंजाइम जो है वो कंटेन किया हुआ रहता है। सो दिस वाज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक चीज देखेंगे कि इस लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल के फॉर्मेशन के दौरान और किसी भी तरह का एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम लोग देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है। दिस पायरुविक एसिड, यही पायरुविक एसिड, इट इंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको याद हो तो आप याद करो कि उसमें जो है इस तरह का F1 पार्टिकल्स, सॉरी उसमें एक क्रिस्टी, इस स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टी कह रहे थे, और इसमें जो है इस तरह का स्ट्रक्चर्स पाया जा रहा था जिसको हम लोग कह रहे थे ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल। आप देखो ऑक्सीजोम नाम से ही क्लियर है, ऑक्सी दैट मींस कि ऑक्सीजन, रिलेटेड टू ऑक्सीजन, यानी कि जब वो यहाँ पर आता है तो ये F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम जो है it contains the enzymes for which is helpful in the respiration or oxidation। और अब यहाँ पर ये पायरुविक एसिड आया and it will combine with oxygen and release carbon dioxide and H2O and 34 ATP। यानी कि पायरुविक एसिड यानी ग्लाइकोलिसिस के दौरान सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। और अच्छा, ये जो प्रोसेस है, ये पायरुविक एसिड जो इंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया में, so actually this process occurs in a cyclic way। so this cyclic reaction is first observed by the Hans Krebs। तो इसलिए इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस है बस, और 2 ATP एनर्जी है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस एंड सेकंड वन इज Krebs cycle। Second, the glycolysis occurs in cytoplasm while Krebs cycle is completed in mitochondria। That's why mitochondria is called powerhouse of the cell। हम लोग पढ़े थे कि mitochondria stores the energy in the form of ATP। तो वो ATP कहाँ से लाया था, अब हम लोग देख सकते हैं कि ये पायरुविक एसिड ये इंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन से ये कंबाइंड किया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ पायरुविक एसिड्स का, और अब ये फाइनली जो प्रोडक्ट बनाया दैट वाज CO2 H2O एंड 34 ATP, ठीक है। अब अगर हम लोग कहें कि व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो 34 प्लस 2 ATP दैट इज 36 ATP, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हम लोगों को 36 ATP का जो नेट गेन जो है वो 36 ATP का होता है। सो दिस वाज द फाइनल रेस्पिरेशन और द सेलुलर रेस्पिरेशन, whether it is in plant or whether it is in animal। एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट और एनिमल दोनों में सेम है। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट में अलग होता है और एनिमल में अलग होता है, लेकिन
एरोबिक रिस्पिरेशन आर सिमिलर, और लेकिन एरोबिक रिस्पिरेशन प्लांट में और एनिमल सेल में दोनों में एक ही तरह से होता है, एक ही तरह से 36 एटीपी निकलता है, एक ही तरह से ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है और रिएक्शन करता है। सो दिस वाज अबाउट द सेलुलर रिस्पिरेशन। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ये डिफरेंटली एक्सचेंज होता है, और ब्रीदिंग क्या है, इस सारे प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।